जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे जो क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 है। आज चैप्टर 5वां है, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे जल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पूरे जल के बारे में पढ़ेंगे, एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में। आप देखते चलिए, सुनते चलिए। बस हम देखते हैं, जैसे पहला है दे रहा है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जिस प्रक्रम में अपने जल जो है अपने आप स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच लगातार चक्कर लगाता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जल चक्र। जल चक्र, जल चक्र के बारे में, जल चक्र अब हम इसमें देखेंगे जल चक्र क्या होता है। जल चक्र जैसे हम भले हम बचपना में देखते हैं, आज भी हम देखते हैं, जैसे कि बच्चे खेलते रहते हैं। जैसे बारिश हो गया तो बच्चे खेल रहे हैं या नाव बना के चला रहे हैं पानी में। अब हम देखते हैं कि गड्ढे में पानी है या हमारे बाहर पानी है, ये दोपहर होते ही ये पानी धीरे 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 यह खाली हो जाता है। खाली हो जाता है तो हम सोचते हैं यह पानी गया कहाँ। जैसे बच्चे, हम लोग तो मान लीजिए थोड़ा तर्क वितर्क लगा सकते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि पानी गया कहाँ है। ये जैसे पूछते हैं कि ये पानी गड्ढे में अभी दोपहर तक पानी था, ये शाम के टाइम पानी ये मतलब कैसे खाली हो गया। क्या है, इसकी एक प्रक्रिया होती है जो जल चक्र होता है। इसको वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब वाष्पीकरण, जैसे मान लीजिए, समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए एक गड्ढा बना दे रहे हैं, ये गड्ढा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जल जो हो वाष्पीकरण होता है, यहाँ से वाष्पीकरण होता है, यहाँ जो होता है ये बादल होते हैं। ये वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रियाएं जो होती हैं, यह जैसे गर्म मौसम में, जैसे हम समझते हैं कि लगते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे मई जून के क्षेत्रों में ये सब रहते हैं। मई जून में जब हम देखते हैं कि जब यहाँ गर्मी अधिक हो जाती है, जैसे एक गिलास या पानी अगर गिरा दीजिए तो बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण जब हम खेत भी सींचते हैं तो ये धीरे 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 करके वाष्पित होकर यह बादल का रूप ले लेता है। यह बादल का रूप लेता है तो हम समझते हैं जब बादल का रूप ले लेता है तो धीरे धीरे बूंदों में ही वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाष्पित होकर, जल यहाँ से वाष्पित होकर ऊपर उठता है, वह जाकर बड़े बड़े बूंदों में मतलब संघनित मतलब संगठन बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। ये जब वाष्पित होकर यहाँ एक संगठन बना लेते हैं, संगठन जब बना लेंगे इसे हम बादल कहेंगे। बादल जब ये बादल का रूप ले लेता है, तब वह जब वजन हो जाते हैं, एक दूसरे बड़ी बड़ी बूंदों में हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वह जब आकाश या कह सकते हैं जब वह रुक नहीं पाता, मतलब वजन हो जाते हैं, तो वही वर्षा के रूप में जमीन में गिरते रहते हैं। तो ये जब होता है तब ये वाष्पित होकर यह बारिश का रूप ले लेता है। बारिश लोग के पुनः ये गड्ढे में चले जाएगा, ठीक है, पुनः इस गड्ढे में ऐसे कैसे, इसकी प्रक्रियाएं ऐसी है। अब फिर यहीं से उस वाष्पित होकर फिर आके यहाँ संघनन करेगा, फिर यहाँ से वर्षा चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आता है कि हम लोगों को, जैसे कि ये होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जब इसका एक चक्र होता है, एक चक्र होता है कि ये जब हम खेतों में पानी सींचते हैं या बारिश जब होती है, ये हम समझते हैं कि यह पानी आज आया होगा, मगर ये हम समझ सकते हैं पानी जो होता है बहुत पहले का पानी मान सकते हैं। सैकड़ों हजारों सालों का पानी आज हम यूज कर रहे हैं। ये पानी नष्ट नहीं होगा क्योंकि इसका जल चक्र की ये प्रक्रियाएं जो होती हैं बनती रहती हैं, चलती रहती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भूमिगत जल, जो ये भूमिगत जल होता है, मान लीजिए इसके अंदर जो होता है, हम सब पानी के लिए पीने के लिए पानी यूज करते हैं भूमिगत जल से। तो भूमिगत जल से जब पानी यूज करते हैं तो ये ज़्यादा अधिकतर ये पानी वर्षा का ही रहता है। वर्षा का पानी ये सोख कर वो मतलब एक रूप ले लेता है, वह भूमिगत जल बनता है। तो ये जल जो होते हैं तो ये नीचे से इसके मतलब वर्षा पे ही निर्भर होते हैं। जब हम देखते हैं कि बारिश जब कम होती है तो पाताल, या हम कहते हैं कि अरे यार सूखा पड़ गया, पानी जो है जमीन के नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यही सब है, इसकी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यही कह रहे जल चक्र, इसका यही एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये
अब यहाँ से वाष्पित होगा, वाष्पित होकर यहाँ जाके संघनन करेगा, संघनन करेगा, ये संघनन करेगा, ये बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, बूंदों में कन्वर्ट होकर ये धीरे 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 करके जब वजन हो जाता है, वजन हो जाए तो फिर यही यहाँ से ऐसे ये बरसना चालू होगा। ये वर्षण का रूप ले लेता है। यहाँ से आके वर्षा, जब वर्षा होने लगती है फिर यही हम लोगों को पानी मिल जाता है। इसका लगातार चक्र ये चलता रहता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अब हम समझते हैं लवण जल के मुख्य स्रोत, आलवण जल के मुख्य स्रोत के बारे में समझेंगे हम। तो इसमें जैसे हम समझते हैं ये नदियां हो जाती हैं, तालाब हो जाते हैं, तालाब, सोते एवं हिमनद ये होते हैं। मतलब आलवण का मतलब ये होता है जैसे हम पानी पीने योग्य जो हम पीते हैं। लवणीय जल वो होता है जो खारा होता है। अब यही दिया है जल का लवणीय महासागरों एवं समुद्र में लवणीय जल पाया जाता है। अब इतना तो समझते हैं लवणीय जल मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। अलवणीय जल जो होते हैं, भूमिगत जल, कई प्रकार के जल हमें वितरित हुए हैं मतलब अलवणीय जल में। वही दिया हुआ है जल का वितरण, तालिका दिया हुआ है कितनी % यहाँ जल है, किसमें क्या है, इनको बारे में हम आराम से समझेंगे। इसको मिटा देते हैं। हम समझते हैं जल का वितरण महासागरों में। कहते हैं कि जब हम पृथ्वी में लगभग 75% 70% यहाँ पानी पाया जाता है। ठीक है, 70% पानी में यहाँ लगभग पृथ्वी पे, और इसमें ज़्यादातर इसमें 97 ये दिया है 97.3%। ये क्या है? ये सिर्फ एक हिस्सा है महासागरों का। सबसे बड़ा हिस्सा ये कहते हैं कि महासागरों में पाया जाता है। महासागर में जब ये पृथ्वी का सबसे ज्यादा हिस्सा महासागरों में पाया जाता है, क्योंकि बड़ा होता है। इसे 97%, 100 में 97.3% इसमें पाया जाता है। अब ये हम समझते हैं इसके बारे में, बर्फ के बारे में समझते हैं। बर्फ के बारे में, बर्फ जो होता है 0.02 दिया है, 0.2 ये जो होता है ये होता है बर्फ का पानी है। ठीक है, बर्फ। भूमिगत जल के बारे में 0.68%, 0.68% जो है यह भूमिगत जल पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। भूमिगत जल मतलब हम समझते हैं भूमि में जो जलें होती हैं, पीने के लिए हम यूज करते हैं, ये सब होती है, ये भूमिगत जल होते हैं। इसका ये डाटा जो है पूछ लेता है, क्वेश्चन बना लेता है भूमिगत जल के बारे में। अब ये दिया है झीलों का अलवणीय जल। झीलों का अलवणीय जल समझते हैं 0.009%, 0.9%, 0.009% अलवणीय जल होता है। वही उतना नमकीनी जल होते हैं। नमकीन 0.009% ये होता है। अब ये झीलों का लवणीय जल, अलवणीय जल के बारे में, ये लवणीय जल जो होते हैं, अलवणीय जल जो होते हैं, ये जो झील होते हैं जो हम यूज कर लेते हैं पानी की स्रोतों के रूप में, पीने के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये झील जो बनी है, ये झीलों में 0.009% है। वही नमकीन जो होते हैं ये कुछ समुद्र से बने हुए झील होते हैं, समुद्र से कटे हुए झील होते हैं। उतने खारे होते नहीं, मगर ये पीने योग्य नहीं रह सकते क्योंकि इसमें खारापन रहता है। इसलिए ये नमकीन झीलों के बारे में दिया है। ये दोनों का एक ही है। ठीक है, ये दोनों का एक ही है। 0.009%, 0.009% अलवणीय जल, नमकीन जल के बारे में बताया है, झीलों के बारे में। अब ये हम समझते हैं वायुमंडल में हम समझते हैं वायुमंडल में 0.0019 मतलब 19%, 0.0019
19% जो है जल ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल, अब बताइए इतना परसेंट पानी लेके रुका हुआ है, ये जो वायु हम लोग बगल घूम रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, ये सब नमी होती है। नमी कहते हैं ना कि ये वायुमंडल में ये बने हुए होते हैं। ये बताइए कि इतना परसेंट पानी वायुमंडल में लिए बैठे हैं कि बताइए 0.000019%, 19% लगभग में ये 0.0019% ये वायुमंडल में जल पाए जाते हैं। और नदियों के बारे में दिया हुआ है, नदियों में 0.0091% पाया जाता है। बाप रे, इतना कम जल पाया जाता है नदियों में। बताइए नदियां जो होती हैं 0.0001% में सिर्फ। ये समझ में आया होगा आपको। आइए हम फिर समझते हैं, ये वाला समझते हैं तरंगे के बारे में। अब तरंगे के बारे में हम समझने से पहले हम ये समझेंगे तरंगे जो होती क्या है। ठीक है, जैसे कह रहा है तरंगे जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। मतलब जब महासागरीय जल का उठना और गिरना उसे तरंगों के नाम से जाना जाता है। और ये जब तरंगे उठती हैं ये हवा के रुख में, जैसे हवा ज्यादा रहेगा तो तरंगे ज्यादा उठती हैं, जब कम रहेगा तो कम उठेंगी। इसीलिए ये कह रहा है तूफान तेज चलने पर विशाल तरंगे ऊपर उठती हैं। जो तूफान ज्यादा चलेगा तो तरंगे जो है ज्यादा उठने लगेगी तो उसमें क्या होगा, चलने पर भूकंप भी आ सकता है, ज्वालामुखी भूस्खलन भी हो सकता है। इससे क्या है, बहुत विनाशकारी हो जाता है। जो तरंगे उठते हैं ये बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। जैसे भूकंप आए, अब भूकंप मान लीजिए अगर उसमें समुद्र में आ गया भूकंप। अब भूकंप आने का मतलब है कि मान लीजिए भूकंप जल ऐसे जल है, अब भूकंप यहाँ से मान लीजिए समुद्र है, अब ये पूरा अगर हिल रहा है तो इस पानी ऐसे जाएगा, इससे जाएगा, तो ये काफी दिशा में बहुत दूर तक फैलते चले जाएगा, बहुत दूर तक ये फैलते चले जाएगा। ये फैलते चले जाएगा तो ये बहुत विनाशकारी रूप ले लेता है। कहीं अगर ज्वालामुखी फट जाता है तो और उद्गार हो जाता है, उसका हो जाता है तो और विनाशकारी हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा है तूफान तेज चलने पर विशाल तरंगे ऊपर उठती है, जिसके कारण वहां भूस्खलन भी हो सकता है, भूकंप भी आ सकता है, ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या है, बहुत विनाशकारी, तटीय क्षेत्रों में काफी विनाशकारी हो जाता है। तो ये समझ में आया, ठीक है, समझ में आया आपको। और ये जो तरंगे के बारे में समझेंगे, यहाँ फिर दिया है तरंगे 15 मीटर तक ऊंची विशाल तरंगे उठ सकती हैं। मतलब 15 मीटर तक उड़ सकती हैं, मगर अब तक सबसे ज्यादा मापा गया है कितना, 150 मीटर तक है, ऊंचाई तक मापा गया है। 150 मीटर तक न्यूनतम कह रहा है कि यह 15 मीटर तक मापी जा ऊंची विशाल तरंगे उठ सकती हैं, मतलब उड़ सकते हैं, मगर उससे भी ज्यादा उठी अब तक सबसे ज्यादा मापी गई है, जो 150 मीटर ऊंचाई तक तरंगे मापी गई हैं। उठना, महासागरीय जल का उठना और गिरना, यही तरंगे होती है। तो यही दिया है, इसमें दिया है ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। 700 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्र अत्यधिक विनाश हुआ था। मतलब तटीय क्षेत्रों में 2004 के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था, जो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह सुनामी जो होती है, ये तरंगे जो उड़ती हैं, इसको ही सुनामी का नाम दे दिया जाता है। जैसे तरंगे अधिक उठना और गिरना या भागना, यानी रफ्तार से, ये तरंगे यही कह रहा है, ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हैं। 2004 में सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्र अत्यधिक विनाश हुआ था, यानी विनाशकारी तटीय क्षेत्रों में अधिक हुआ था। और वही हुआ था कहाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, यहाँ कह रहा है 2004 में तटीय क्षेत्र में अंडमान
निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था। समझ में आया? अभी ये हो गया। ये जब ये कह सकते हैं ज्वार के बारे में समझते हैं। अभी हम इसमें ज्वार के बारे में समझेंगे। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। ये ज्वार भाटे जो होते हैं ये नियमित लगभग ये कह सकते हैं कि हम समझते हैं कि यह दिन में 2 बार जरूर आते हैं। ज्वार भाटे जो होते हैं दिन में 2 बार जरूर आएंगे। यह जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ऊपर उठना मतलब जल को ऐसे उठ रहा है, ऐसे सॉरी मान लीजिए जल ऐसे उठ रहा है तो ज्वार कहलाएगा। ये जब नीचे आ जाएगा इसे कोई क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। अब समझ में आया? ज्वार भाटा। अब मान लीजिए ये समझिए ये ज्वार हो गया। अब ये मान लीजिए ये नीचे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? भाटा हो जाएगा। ये ज्वार हो जाएगा, ये भाटा हो जाएगा। क्योंकि ज्वार जो होता है ज्वार ऊपर उठता है, भाटा नीचे आता है। इसी को क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। वही जब कह रहा है जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी के निकट होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी के निकट होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। उच्च ज्वार का मतलब ये होता है कि जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए ये चंद्रमा हो गए। मान लो ये चंद्रमा हो गए। ये मान लीजिए ये समुद्र है, नीला नीला ये समुद्र है मान लीजिए। अब यहां से हम समझेंगे, यहां से इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल इसका खिंचाव हो रहा है, पानी का ऐसे खिंचाव हो रहा है। तो यही कह रहा है कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो जिसके कारण उच्च ज्वार होता है, उच्च ज्वार की उत्पन्न होते हैं उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो सबसे उच्च ज्वार होता है। तो उस समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी जो होती है अब ये जो होते हैं ये तीनों एक रेखा में होते हैं। ये तीनों एक रेखा में होते हैं तब जो होता है उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। सर्वोच्च उच्च ज्वार मतलब कह सकते हैं कि तीनों जब होते हैं बृहद ज्वार का उत्पन्न होते हैं। बृहद ज्वार मतलब सबसे बड़ा ज्वार जो होते हैं वह उत्पन्न होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। सबसे बड़ा ज्वार जो होता है, ज्वार भाटा जो होते हैं ज्वार, वो काफी ऊपर तक ये जो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होते हैं। समझ में आया? ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, सूरज चंद्रमा पृथ्वी। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थार्थ में होता है तो चांद एवं सूर्य मानी चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में बल लगाता है तो उसके कारण निम्न ज्वार का उत्पन्न होता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत में गुरुत्वाकर्षण बल खींचते हैं। चंद्रमा और सूर्य जो होते हैं इसलिए क्या होता है? बृहद ज्वार ये निम्न ज्वार आता है, छोटा ज्वार आता है। ये कह रहा है निम्न ज्वार आती है। निम्न ज्वार तब आता है हमको जब
चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को खींचते हैं, मतलब कहते हैं कि एक यही अब समझते हैं हम, अब हम समझते हैं ये वाला, ठीक है। उच्च ज्वार, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार जो होते हैं नौ संचालन में सहायक होते हैं। नौ संचालक मतलब नाव के लिए जो होते हैं, ये सब में बहुत सहायक होता है नौ संचालक में उच्च ज्वार। ये क्या है कि जब जहाज होती है एक दिशा में, उसके अनुसार वो चलने लगती है, वो काफी गति मिलती है। ये मछली भी पकड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है जो ज्वार जब होते हैं। तो अब ये कह सकते हैं बिजली उत्पादन के लिए भी माने जाते हैं, मददगार होते हैं। सब उच्च ज्वार जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, समझ में। उच्च ज्वार नौ संचालक में सहायक होता है और मछली पकड़ने में भी मदद मिलती है इनको, और विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ये हो गया। थैंक यू।